मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ मस्त और व्यस्त आप सभी होंगे। तो दोस्तों अभी मैं मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 9 बजने जा रहे हैं और मैं हूँ अभी शॉप में और मैं जा रही हूँ मम्मी को लेने। तो मैं जा रही हूँ मम्मा को लेने के लिए ऋषिकेश और थोड़ा सा मेरी मीटिंग भी है वहाँ पर। और मीटिंग क्या है, बस एक सेलिब्रेशन है, मार्च सेलिब्रेशन ऋषिकेश में। तो हम लोग वहीं पर मिलने वाले हैं और मम्मी को भी मैं ले आऊँगी वहाँ से। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यहाँ से फटाफट से जाती हूँ। अब तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई है तो इसीलिए। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए और अभी आपका टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, कंफर्म 9 बज रहे हैं और मैं निकल रही हूँ। मैं हो गई हूँ तैयार और आपको वैसे तो दिख नहीं रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ स्कूटी से। और तबीयत की बात करें तो हाँ ठीक ठाक ही है तबीयत। और फटाफट से निकलते हैं, टाइम ज़्यादा ना हो जाए। और मेरी धन्नो है खड़ी दोस्तों यहाँ पर धन्नो भी खड़ी है और उसको हम ले जाने के लिए तैयार हैं। चलो फिर लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं। हम दोनों के दोनों, मैं और मेरी धन्नो हमेशा ही एक दूसरे के साथ अवेलेबल रहती हैं जब भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो चले धन्नो अपनी मंजिल की तरफ। और दोस्तों मिलते हैं सीधा सेमिनार में ही, क्योंकि रास्ते पे हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। चलिए। तो दोस्तों मीटिंग हॉल में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सभी लोग पहुंच चुके हैं काफ़ी। तो दोस्तों यहाँ पर हो रहा है सेलिब्रेशन प्रोग्राम, सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और अपलाइन भी है। तो सभी की उपस्थिति में यहाँ पर सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ ऋषिकेश टीम के साथ, एसपीजी। और देखिए साथियों, यहाँ पर मान सम्मान पैसा सब कुछ मिलता है। तो बस क्या करना होता है, मेहनत करनी होती है। तो आज हम अपनी अपलाइन को सुनेंगे, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर सुनिए सर को, और हो सकता है कि आपके कुछ काम आ सके उनकी बात। जितना हम बोलेंगे उतना वापस आने वाला है। लेकिन हम किसी को भी नमस्कार करते हुए मान के चलो कई गुना वापस आने वाले। तो ये जरूर नमस्कार नमस्कार। तो साथ में परिचय दे दो, मेरा नाम सुरेश देवान और मैं गवर्नमेंट जॉब में था। अगर मैं जन्मभूमि की बात करूँ तो मैं भी एक खूबसूरत पहाड़ों से हिमाचल से था और हिमाचल से हूँ तो वहाँ पे सब कुछ था। लेकिन हमें सबको पता है कि पैसे के लिए सबको बाहर जाना पड़ता है, ऐसा ही यस। इंडिया के विदेश भी जाना पड़ता है। तो सब कुछ था। तो एक्चुअली मुझे भी पैसा कमाना था तो मैं देहरादून आया और यहाँ मैंने आके ऑनर फैक्ट्री में पहले अप्रेंटिस कर लिया। अप्रेंटिस करने के बाद मेरा जॉब लगा और जॉब लगने के बाद ठीक ठाक पैसा मिल रहा था, बहुत सारी फैसिलिटी मिली थी। लेकिन जैसा सम्मान आज हुआ वैसा सम्मान नहीं मिल रहा। तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऐसे भी आया कि ये बिजनेस मेरे पास भी कोई लेके आया। और जब मेरे पास ये बिजनेस आया तो गवर्नमेंट जॉब, कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, घूमने फिरने की फैसिलिटी, सारी चीज़ें मेरे पास थी। तो जैसे कि होता है मैंने भी मना कर दिया कि मुझे नहीं करना। और लेकिन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बता रहे थे, मैं एक बार थैंक्स भी करता हूँ उनका। मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाने चाहिए। मैं मानता हूँ कि वो तो मेरी जिंदगी एक भगवान की तरह है, क्योंकि ये बिजनेस नहीं ऊपर वाले की मर्जी होती है, हमारी मर्जी नहीं। हम यहाँ तक बैठे हमारी मर्जी से नहीं है, मानते हैं ईश्वर को। तो इसका मतलब पक्का है कि वो हम आज यहाँ जो बैठे हैं वो अपनी मर्जी नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ, आगे करना क्या है वो हमारी मर्जी है, आगे क्या करना है वो हमारी मर्जी है। लेकिन इस यहाँ पे बैठना और ये सिस्टम हमारे पास आना ऊपर वाले की मर्जी है। क्योंकि मैंने बहुत मना किया हमको, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे और आके इस बिजनेस के बारे में बताया और बहुत सारी तारीफ जैसे करते हैं, जैसे मैं भी करने वाला हूँ, अभी सुनी भी होंगे या आप सबको ज्वाइन कराया तो वो तारीफ सुनने को मिली होगी। तो लेकिन मैं उनको टालता रहा, लगभग 3 महीने तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा। वो मुझे बिजनेस के बारे में बताते रहे, उन्हें मना करता रहा। 3 महीने के बाद मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया। तो इसलिए नहीं करा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसलिए कर लिया था कि उनका मन रखने के लिए। एक रिलेशन था और उस रिलेशन के लिए जो है रिलेशन खराब ना हो, 1500 रुपये दो और मैंने ज्वाइन किया। उसमें किट आएगा
तो लेकिन मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद वो पीछे पड़ गए मेरे द्वारा कि अब इसकी एक मीटिंग सुनो, जैसे कि आज की जबरदस्ती करी होगी ना सबके साथ, वही होगी ना, तो मीटिंग सुनो। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि एक मीटिंग में चलो, और मैं फिर टालता रहा। मैं तो सोचा था 1500 रुपये देके मेरी जान छूट गई, अब तो मुझे कुछ नहीं करना। और लेकिन वो उल्टा हो गया कि वो जो है फिर हर हफ्ते हर संडे को इस संडे को वहाँ मीटिंग है वहाँ चलना है, इस संडे वहाँ मीटिंग है वहाँ चलना है। और मैं फिर टालता रहा, 2-3 महीने वैसे फिर निकल गए। और एक दिन ऐसा दिन जिस दिन भारत पाक का मैच, क्रिकेट मैच, और मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन था। मतलब ऐसा इतना शौकीन था कि अगर रात को 3 बजे भी मैच आ रहा है तो मुझे 3 बजे उठ के देखना है। मैं जल्दी सो जाऊँगा, लेकिन 3 बजे का अलार्म लगे जाके जरूर देखना। और उस दिन तो दिन में बाई चांस 10 बजे मैच था, और मैच के पहले ही उनका फोन आ गया कि धीमान जी आपको बोला था जो है मीटिंग में चलना है, चलो चलना है, आज तो मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और इतना बोलना था, और उन्होंने वो टीचरों वाली स्टाइल में जो है ना मुझे 35 मिनट लेक्चर दिया है। यहाँ कोई टीचर है हमारे बीच में? टीचर क्यों है जो पढ़ाते हैं? नहीं कोई। तो 35 मिनट का लेक्चर उन्होंने मुझे बहुत तबीयत से दिया है ना, कि तुम्हें मुझे पता है तो झूठ बोल रहा है, तुझे कहीं नहीं जाना। आज भारत पाक का मैच है, मैच देखने वाला है। रिश्ते में भी मेरे से उम्र में भी बड़े थे, रिश्ते बड़े थे, तो उन्होंने तबीयत से डांटा कि मुझे पता है तो आज मैच देखने वाला है। उनको पता भी था मैं मैच देखता हूँ, कि मुझे पता है कि तो आज मैच देखने वाला है पूरा दिन बैठ के, और कुछ नहीं करना। लेकिन ये बता कि तेने जो 1500 लगाने थे लगा दिए, जो पैसे लगने थे लग गए, जो नुकसान होना था हो गया, इससे ज़्यादा नुकसान कोई नहीं होने वाला। लेकिन अगर इसको सीख लेगा, समझ लेगा, और उस एक मीटिंग अटेंड कर लेगा, तो तेरा क्या करेगा। और वो डांट खाने के बाद, ऐसा नहीं कि फिर भी एक्शन समझ में आ गया, डांट खाने के बाद मैंने उनसे फिर प्रॉमिस कर दिया कि भाई ठीक है मैं अगले संडे को मीटिंग। और अगले संडे जब मैंने उनको बोल दिया मीटिंग में आ जाऊँगा, तो फिर होता ना कि कहा जाता है ना कि ये दिमाग जो है ना अपने बारे में दूसरे से 20,000 गुना ज़्यादा सोचता है अपने बारे में। और मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने कहा मुझे मीटिंग में जाना ही है, तो मैं क्यों ना किसी एक को और लेके चलूँ साथ। और मैंने वही दिमाग में चलाना शुरू कर दिया, किसको बोलूँ किसको बोलूँ। तो मैंने मेरे साथ तो ड्यूटी में थे, जिसमें बाई चांस मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी, तो जो ड्यूटी में थे रात में मैंने उनको बोला यार अगले संडे कहीं चलना है। तो तैयार हो गए, कहीं चलना है, ये नहीं बताया मीटिंग क्योंकि मुझे जो खुद ही विश्वास नहीं था मीटिंग में कैसे तुमको बोलते कि मीटिंग में चलना है। और तैयार हो गए, और जो फिर वो मीटिंग में उनको लेके गए, और मीटिंग में लेके गए तो जिस मीटिंग के बाहर जैसे मैं पहुंचा तो मेरी अपलाइन वहाँ पे थी, तो उन्होंने और लोगों से मेरा परिचय कराया। एक सुरेश सेक्रेटरी जी वहाँ होते थे, तो उन्होंने उनको बताया जैसे से ये धीमान जी हैं और ऑर्डर फैक्ट्री में काम करते हैं, और आज पहली बार ये मीटिंग में आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया बहुत खूबसूरत सिस्टम है, देखो पहला 900 रुपये का कमीशन मेरा आ रखा है, चेक आते थे उसमें, आज तो अकाउंट में डायरेक्ट आया था, उसमें चेक आते थे कि मेरा देखो 900 रुपये का पहला चेक है, और दूसरा 3100 रुपये का चेक है। तो यकीन मानो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं आया। मैंने कहा एक झूठ की फर्जी चेक बना के रखे उन्होंने लोगों को फंसाने के लिए, और ऐसा शायद नहीं होता, कंपनी क्यों देगी, मैं 1500 रुपये दे के 3100 का चेक दे देगी, तो विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अपलाइन आई और उन्होंने कहा कि चलो आगे मीटिंग चल रही थी उसमें, और कहा यहाँ पे वो काउंटर लगा हुआ था, यहाँ तो चलान नहीं कटा, अब लोगों को छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि लेकिन जबकि सिस्टम ये कहता है कि हमारा जो चलान का मतलब ये होता है कि हम कंट्रीब्यूशन करते हैं इस मीटिंग में। जैसे अब ये आज की मीटिंग करेगी तो इसके लिए कुछ खर्चा हुआ होगा ऑल ओवर का, वो पैसा कहाँ से आएगा, है ना। और ऐसा नहीं कि आई की मीटिंग होती है, इसी केस में पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों मीटिंग होती है, तो लाखों मीटिंगों का अगर डायरेक्ट भी खर्चा करेंगे तो वो कर पाएंगे क्या, है ना। तो उसको एक कंट्रीब्यूशन के माध्यम से किया था। तो लेकिन उस समय तो मैं भी लिया था, तो मुझे मेरी जो सोच थी, तो उन्होंने वो 20 रुपये का चलान उसमें रखा था। ये बहुत पुरानी बात है कि 2005 की, ऐसे 20 साल पहले। तो जैसे वो प्रेस क्लब में मीटिंग थी, तो जैसे ही मैं मैडम ने क्या करा, अपना टिकट लिया, 20 रुपये निकाले, टिकट लिया, और मुझे बोला धीमान जी तुम टिकट लेके अंदर आ जाओ, और मैं एक को और साथ लेके जाता। और जैसे मैं उन दोनों को उन्होंने कहा कि जो है तो मेरे चेहरे का रंग एकदम बदल गया। एक तो उनको मीटिंग में, और ऊपर से जो है वो 20 रुपये का चलान भी कटो, और मेरा तो 40 का कटने वाला है, तो तुमने एक को और साथ लेके आ रखा। और इतना गुस्सा आया उस समय, यकीन नहीं मानो, मैंने उस दिन ठान लिया कि आज के बाद उनकी मीटिंग में कभी नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी होता है। और बड़ी मुश्किल से मैंने बड़ी मन मार के 50 का नोट निकाला, 40 रुपये
के बढ़ गए। और 50 रुपये देखो 2005 में बहुत ज़्यादा होते थे। 2005 के 50 रुपये की वैल्यू कितनी हो गया? कम से कम 500 रुपये तो होगी कम से कम। तो मुझे बहुत भारी से लग रही था उस समय। तो लेकिन चले गए मीटिंग में, और वैसा क्या होता है मीटिंग में बैठे एक एक करके आते रहे, और जो मेरे साथ में गया था वो लगा कहने अरे वैसे ही होता है सब मीटिंग में, मैंने परसों भी एक मीटिंग इसी तरह की सुनी, कुछ नहीं होता, सब देखो बनाते हैं ये है। तो बगल में बैठे थे, मैंने उससे कहा भाई देख, मैंने कहा यार 40 रुपये का चालान कटा हुआ, अब सुनने दे ढंग से, क्योंकि मुझे तो दर्द हो रखा था, 40 रुपये लगे हुए थे। वो मैंने बड़े ढंग से सुना उस मीटिंग को, और सुनने के बाद पहले तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं हुआ, लेकिन जो शख्सियत उसमें लास्ट में जो चीफ स्पीकर थे उनको जो मैंने सुना, उन्होंने एक बात बोली कि मैं ONGC में प्लम्बर हूँ, और मेरे जो पिछले महीने का चेक है वो 1,05,000 है। तो बड़ा शौक सा हुआ मुझे कि उसको ONGC में प्लम्बर है, और ONGC में तनख्वाह बहुत अच्छी है। अगर मैं नॉर्मल फैक्ट्री से कंपेरिजन करूँ तो ONGC में ज़्यादा तनख्वाह है, वहाँ अच्छी तनख्वाह मिल रही है। उसके बाद RCM कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, और 1 लाख रुपये की इनकम ले रहा है। तो यार मैंने कहा वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उतना विश्वास नहीं, उन्होंने कहा 1,05,000 का चेक आया। तो मुझे नहीं विश्वास हुआ कि 1,05,000 भी आ सकता है आपको मुझे। हाँ, मैंने ये बात सोची कि मैंने कहा यार लोगों को बिजनेस के बारे में लोगों को बताना ही तो है, साल भर बता के देखता हूँ। साल भर में अगर एक बिजनेस को करने के बाद 1,000-1,500 रुपये की इनकम आ जाए तो दूध का बिल तो जरूर फ्री हो जाएगा। और इसी सोच रहे हैं, और पार्ट टाइम का भी इनकम सबको चाहिए। हम कुछ भी कर रहे हैं, टाटा बिरला अंबानी भी पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। टाटा की इतनी फैक्ट्री है, फिर भी लगा रहा है ना, नई फैक्ट्री को कोई सोच रहा होगा, सोच रहे है ना। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे गए, लेकिन उसके बाद भी ऐड करते हैं। तो पार्ट टाइम इनकम के लिए तो कोई ना कुछ जरूर करता। तो मुझे भी पार्ट टाइम इनकम की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना करा जाए, साल भर इसको करके देखा जाए। और करने का नतीजा ये हुआ कि पहले महीने ही जब मैंने इस बिजनेस में को शुरू किया, शुरू करने के बाद मेरा पहले महीने का जो चेक आया, जो कमीशन से आया, वो जो उसमें चेक आते थे, वो 1,038 का है ना। क्योंकि मुझे बिजनेस आसान लगा, क्योंकि जो मेरे साथ गया था जो कह रहा था ऐसे ही बेकार होता है, जैसे वो बाहर निकलने लगा उसने सबसे पहले बोला कि मैं ज्वाइन आज के ज़्यादा, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में कोई दूसरे मत को ज्वाइन करा देना, पहले मुझे ज्वाइन कराना। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, मीटिंग है, इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैं इसको मीटिंग में लाया, आसान हो गया। तो मैंने वही किया, मैं अगले हफ्ते फिर मीटिंग थी। अब अगले हफ्ते मुझे मेरी अपलाइन को नहीं बोलना पड़ा, मीटिंग में आया। मैंने अपने आप फिर कुछ लोगों को बोला, फिर अगले हफ्ते मीटिंग में ले गया, उससे अगले हफ्ते फिर मीटिंग में ले गया, उससे हफ्ते ले गया, और उस तरह से पूरे महीने में करके कभी टोटल टर्नओवर मेरा गया वो लगभग 23,000 के आसपास था, यानी बिगिनर लेवल आज के हिसाब से कहीं होता। और उसकी वजह से जो है कम 4 लोगों को मेरी टीम ने औरों को भी कमीशन आया, और जिसमें 1,038 का चेक मिल गया। लेकिन जब तक वो चेक मेरे घर नहीं आया था तो मैं अपने आप को बहुत अनलक्की समझ रहा था। मैंने कहा इस तरह की कंपनियाँ कब भाग जाएँ, कुछ भरोसा नहीं होता। और मैं तो वैसे में बहुत अनलक्की इंसान हूँ, मुझे नहीं आने वाला। तो नहीं आया तो ये जो मैंने 12-14 लोगों के जो कपड़े लिए हैं, इनके जो 1500 किट लिए हैं, तो मुझे तो इनके वापस करने पड़ेंगे। तो मैं इतने कपड़ों का करूँगा क्या, और साथ में इनके जो पैसे वापस करूँगा तो दूँगा कहाँ से। तो ये टेंशन रही, लेकिन जिस दिन चेक आया तो उस दिन विश्वास हुआ कि नहीं, सबको आ सकता पैसा। और शुरुआत करी, उसके बाद फिर 1400, फिर 1700, फिर 2100, और 2100 के बाद फिर 700 का आ गया। तो 700 का आया तो मुझे भी शौक सा लगा। मैंने कहा अब ये 2100 से 700 क्यों आ गया। तो मैं फिर अपलाइन के पास बैठा, तो अपलाइन ने बताया कि कुछ गलतियाँ जो हम करते हैं और पता नहीं लगता, वो गलतियाँ मैं करता था। तो गलतियाँ क्या कर रहा था मैं, मुझे विश्वास हो गया था कि मीटिंग में किसी को भी ले जाओ तो जुड़ जाएगा, और वो ऐसा हो भी रहा था। लेकिन मैं करता क्या था कि जिसको भी बोलता था तो अपना फेस वैल्यू अच्छी थी, तो जिसको बोलता था वो तैयार हो जाता था मीटिंग के लिए, और मीटिंग में उनको ले गया और उनको जो मीटिंग में बिठा दिया, अपने आप बाहर घूमता रहता था। मुझे क्या करना सुनता, हाँ मुझे तो पता है इसको सुनने की जरूरत है, नया व्यक्ति है, सुनेगा और काम हो जाएगा। तो जब वो कम हुआ चेक तब रिलाइज हुआ। मैंने कहा फिर मैं अपलाइन के साथ बैठा, एक अनुराग मिश्रा के, मैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तारीफ चाहूँगा, बहुत शानदार देख रहे हो। उम्र में कम थे मेरे से, यंगेस्ट थे, और बहुत अच्छी नॉलेज थी टेक्निकल की वजह से। तो उनके साथ बैठा तो उन्होंने फिर मुझे समझाया कि देखो आप इस बिजनेस को कर तो रहे हो, लेकिन इसको सीख नहीं रहे। तो मैंने सीखना क्या है, मीटिंग वही तो बात होती है,
तो उन्होंने कहा नहीं, मीटिंग में वो बात कभी नहीं होती। हर व्यक्ति उस मीटिंग में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग हैं, तो वो 100 दिमाग बैठे हैं वहाँ पे, है ना। 100 अलग अलग दिमाग बैठे हैं और किसके पास क्या अनुभव हमें मिल जाए ज़िंदगी का, उसकी ज़िंदगी को करने का, वो हमें नहीं पता। और वो एक नया व्यक्ति भी दे सकता है और एक पुराना भी दे सकता है। इसलिए आपको लगातार मीटिंग में खुद भी बैठना पड़ेगा, है ना। तो मैंने कहा देखो मुझे तो रॉयल्टी चाहिए और आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उस दिन से फिर मैंने रेगुलर मीटिंग अटेंड करना शुरू करी। उसके बाद कल रिकॉर्ड रहा मेरा कि तब से अब तक लगभग मैंने सिर्फ 3 मीटिंग छोड़ी, वो भी किसी मजबूरी बस या किसी ईगो बस, है ना। नहीं तो मैं हर मीटिंग में सबसे पहले जाता हूँ। अब इवन ये देख लो कि मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, देहरादून में मीटिंग होती है और मैं स्पेशल देहरादून हर महीने मीटिंग अटेंड करना आता हूँ, मेरा और कोई काम। तो वो मीटिंग करने में चंडीगढ़ से आता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। इस बिजनेस में नहीं, मीटिंग का हमारी ज़िंदगी में भी और पूरी दुनिया में बहुत बड़ा महत्व है कि नहीं। अभी पहलगाम अटैक हुआ, हम सबको पता है, गवर्नमेंट ने उसके बाद मीटिंग करी, कभी डिसीजन लिया से ले लिया है मीटिंग करी। अच्छा, हमारे घर में कोई बातचीत हो तो क्या करते हैं, मीटिंग नहीं करते हम, करते हैं ना। कोई भी मुद्दा हो, कोई नई चीज़ हो या घर में शादी ब्याह फंक्शन करना है तो कोई मीटिंग होती है। तो हर जगह मीटिंग का ही रोल है, कोई भी काम बिना मीटिंग के नहीं होता है ना। तो प्रधान के, पंचायत के, पार्षद के इलेक्शन के होते हैं, मीटिंगों के लिए होते हैं ना, वो भी डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते। वैसे तो देखो प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री ऐसे ही करके सारी चीज़ें लागू, लेकिन वो वहाँ की सारी समस्याओं को देखने के लिए वहाँ छोटी छोटी मीटिंग थी। तो मीटिंग का बहुत महत्व है और वो मीटिंग के महत्व को मैं समझ गया। तो उसके बाद जब मैंने मीटिंग में आना शुरू किया तो रिजल्ट बढ़ना शुरू हुए और उस 700 का चेक बढ़ते बढ़ते मुझे ऐसा लगा कि अगले 2 साल में इसमें रॉयल्टी का, और रॉयल्टी का जो मेरा पहला चेक आया तो लगभग 31,000 है। लेकिन 2 साल पहले मैं क्या सोच रहा था कि 1,000 रुपये महीना आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो लगा कि बिजनेस बहुत आसान है, सिस्टमेटिक करना चाहिए और करते रहे। लेकिन 2011 में बहुत सारे साथियों को पता हुआ कि आज से में कुछ इशू आए, कुछ चैलेंज आए, और उस समय जो मेरी अगर फैमिली इनकम थी तो लगभग 76,000 के आसपास इस बिजनेस से। और बहुत कुछ तो ये चल रहा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो वहाँ मुझे उस समय लगभग 25 से 30,000 की तनख्वाह थी और यहाँ मैं 75-76,000 रुपये ले रहा था। लेकिन ऐसी कंडीशन होगी, आज से क्लोज हो गया। मैडम भी बल्कि उसमें स्टार्टिंग ज्वाइन की थी और लगभग 12-15,000 रुपये महीने की इनकम पे उसमें थी। जबकि मैडम के पास तो ऑलरेडी 2-3 दुकानें थी तो रन कर रही थी और साथ में पार्ट टाइम इसको कर रही थी। 1-1.5 साल वो सिलसिला चला। 2013 से फिर दोबारा जब आरसीएम शुरू हुआ और आरसीएम दोबारा जो आया उस रूप में आया कि हिंदुस्तान की वर्ल्ड की एक ऐसी कंपनी बन गई जो एक बार क्लोज होने के बाद दोबारा जो है उसी नाम से, उसी पैटर्न से, उसी नाम से दोबारा हमारे बीच में आई। नहीं तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जो एक बार कंपनी चली बंद हो गई वो बंद हो गई। और जिस दिन आरसीएम के साथ कार्रवाई करी थी उस दिन भिलवाड़ा में भी 39 कंपनियों में एक दिन नहीं कार्रवाई की गई थी, वो 38 आज भी बंद पड़ी। तो बड़े अच्छे रूप से वापस आई, गाइडलाइन गवर्नमेंट के रूलिंग से वापस आई। और उस लड़ाई का बेनिफिट हुआ कि आज डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में मान्यता मिल गई, रूलिंग मिल गई। और जो रूलिंग बनी है हम सब लकी हैं कि आरसीएम की देन है वो जो उसके रूलिंग बनी। और सबसे ज़्यादा लकी है कि जो रूलिंग बनी है वो आरसीएम उसको 100% फुलफिल कर रहा है। इकलौती ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान में जितनी भी जो रूलिंग बनी है उसको 100% फुलफिल कर रहा है। तो इसके लिए हम अपने लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। रूलिंग जब 2013 में शुरू किया तो पुराना अनुभव था, लेकिन नेगेटिविटी बहुत थी मार्केट में। नेगेटिविटी क्यों थी? क्योंकि कंपनी भाग चुकी थी, है ना। तो दोबारा जो है शुरू करना बहुत ज़्यादा चैलेंज था। और चैलेंज था लेकिन विश्वास था कि डायरेक्ट चलेंगे, क्योंकि उसमें 1-1.5 साल जो 2 साल बंद रहा, बहुत सारी कंपनी वाले मेरे पास आए। तो मेरे बस दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि अगर इस दुनिया में आरसीएम जैसी कंपनी नहीं चल सकती, क्योंकि उस समय जो नमक था लगभग मार्केट में नमक 9 रुपये का था और आरसीएम में 7 रुपये का था। आज तो महंगा हो गया। तो मैंने कहा जो कंपनी मार्केट के 9 की बजाय 7 रुपये का नमक बेच रही है, ये कंपनी नहीं चल सकती, तो डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी चल ही नहीं सकती। तो बहुतों ने कोशिश करी, बल्कि इवन तो एक व्यक्ति तो गंगानगर राजस्थान से आगे बड़े अच्छे लेवल पे थे आरसीएम में और वो दूसरी कंपनी में चले गए।
और वो आके सुबह ही बैठ गए और पूरा दिन उन्होंने बातचीत करी और लास्ट में कहने लगे कि जुमान जी ये बताओ कि आज अब आपके साथ जितनी टीम थी जो लोग जुड़े थे तो सब अपने दूसरे काम में लगे होंगे, अब कोई तो साथ में है नहीं, तो जब आरसीएम खुलेगा तो भी शुरू से करना पड़ेगा। ऐसी भी कंडीशन आई तो मैंने कहा कि देखो आरसीएम नहीं चल सकते तो दूसरी कंपनी कब बंद हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है ना। अगर पैसा ही कमाना तो मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, सारी फैसिलिटी मेरे पास है, मुझे ऐसे कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन आरसीएम चलता है, अगर आरसीएम दोबारा खुलता है चलता है तो मुझे अपने पर विश्वास है कि मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँगा वहाँ से बिजनेस हो जाएगा। और इसके साथ मैंने शुरुआत करी जब 2013 में जो बिजनेस दोबारा शुरू हुआ। शुरू करने के बाद पहले वहाँ सेंटर नहीं था कोई भी, सेंटर लिया ना, सेंटर अपने आप चला नहीं सकते तो एक लड़का सेंटर पे रखा, 20,000 दुकान की पकड़ी थी और साथ में 3,500 रुपये महीना किराया था। और सब कुछ देने के बाद पहले महीने की जो खर्चा हुआ था वो 1.5 लाख था और जो कमीशन आया था मतलब 28,000 की सेल होती है तो 700-800 रुपये कमीशन आया था। लेकिन विश्वास था चलेगा और चलते चलते अगले कुछ सालों बाद वो जो सेंटर मैंने खोला था उसकी सेल 12 लाख रुपये मिला था और 8% लगभग कमीशन मिलता तो लगभग 1 लाख रुपये तो मुझे सेंटर से आ रहा था। लेकिन हमने जो है उसके बाद सेंटर भी दूसरे को दे दिया तो फिर अपना मकसद जो था कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करके मिशन के तौर पे से किया है कि एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा बयान है जिसकी वजह से हम अपनी नहीं बहुत सारी जिंदगियों में परिवर्तन ला सकते हैं ना। और दुकान का तो यह है कि इससे सिर्फ हम पैसा कमा सकते हैं, नौकरी में क्या है पैसा कमा सकते हैं। और इस चक्कर में मैंने 2022 में जॉब भी कुछ किया तो लगभग 1 लाख सैलरी दी। हालांकि मेरी जॉब अभी 2027 तक थी, मैं चाहता तो 5 साल नौकरी करता तो 1 लाख रुपये के हिसाब से 70-72 हज़ार रुपये कमा लेता, लेकिन यहाँ स्कोप भी ज़्यादा था और करने के लिए भी ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तो जब मैंने इसे शुरू किया उसके बाद डिपो का चैलेंज आया, देहरादून में डिपो नहीं था तो मुझे डिपो लेना पड़ा। 25 लाख कुछ लोगों ने मिलकर डिपो खरीद लिया, उसकी भी सेल इस तरह, लेकिन अगले 2-4-6 महीने बाद फिर जो है वो आगे बढ़ गए। 5-7 मिनट रुको सर, 5 मिनट रुके 5 मिनट स्कूल अच्छा बस 2 मिनट 5 मिनट वेट करते हैं तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि समय का जो रहता है और वर्किंग डे है, संडे होता है तो हम बच्चे नहीं करते रहते हैं, बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा होगा तो मैं 5 मिनट में अपनी बात करके कर रहा हूँ। तो वहाँ से शुरुआत करी और फिर डिपो लिया। उसके बाद अगर मैं आज इस बिजनेस में बात करूँ तो मैं इस सिस्टम से टोटल इनकम अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1 करोड़ 11 लाख में मुझे आती है। 1 लाख की नौकरी छोड़ी मैंने, लेकिन आज मेरी जो पिछले महीने की जो इनकम है वो 2 लाख रुपये है। तो मैंने अच्छा डिसीजन लिया थैंक यू, आपने मेरे लिए तालियां बजाई। लेकिन ये मौका जिस दिन मुझे मिलेगा मैं उस दिन ज़्यादा अपने को सौभाग्यशाली करूँगा कि यहाँ पे सबको वो इनकम आती है। तो ये इनकम कोई भी ले सकता है और मैं आज ये की बात कहूँगा, ये एक मिशन है, अभियान है और मैं सबसे आह्वान करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ कि सब मिलकर अपने सपनों को जैसे मैं कर रहा हूँ हम सब कर सकते हैं। जैसे लीला मैडम आज की डेट में कर रही है, पिछले महीने का चेक कितना मैडम 68,000 जोरदार तालियां मैडम ने शुरू किया, विश्वास किया और इनको 68,000 आ सकता है तो किसी को भी आ सकता है ना। तो होता क्या है कि हमारे पास भी कुछ सपने होते हैं ना सबके पास। बचपन से हम सपने देखते हैं। जो छोटा बच्चा होता है ना तो जब वो पैदा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राजा बेटा बोलते हैं, सभी ये बोलते हैं ना। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो राजा बेटा की पूजा होता है, शैतान हो जाता है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में क्या है, जैसे जैसे बड़ा होता है ना तो उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसके साथ एक थोड़ा समझदार होना शुरू कर देता है, बोलना शुरू करता है। और जो 2-3 साल का होता है तो हमारी नज़र में तो राजा बेटा है, वो हम तो उसे राजा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन घर की परिस्थितियाँ वैसी होती हैं कि उसके बाद जो है ना वो इतना विश्वास नहीं करता बच्चा हमारे ऊपर कि अगर वो जहाज उड़ता हुआ देख ले तो क्या कहता है, पापा जहाज लेके देखना है, यही बोलते हैं ना, दिमाग में उसको ही रहता है। लेकिन वो ले नहीं पाते हम, है ना। फिर धीरे धीरे जब वो 4-5 साल का होता है तो और समझना शुरू करता है, फिर समझ आता है कि हम उसे जहाज तो नहीं दिला सकते पर वो उड़ने वाला जो घर में उड़ने वाला जहाज दिला सकते हैं, तो वो उस पर खुश हो जाता है। धीरे धीरे वो और आगे बढ़ता है।
जब वो 10, 12, 15 साल का होता है तो उसको और समझ आते हैं, तो फिर उसके दिमाग में जो बातें होती हैं ना, बहुत बड़े बड़े सपने बना लेता है। फिर वो घर की कंडीशन हो जाता है कि मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया जा रहा है कि ताकि मैं अपने माँ बाप के सपने पूरा कर सकूँ, ऐसा होता है ना। और उसके बाद वो ड्रीम आते नहीं कि मुझे बड़ा करना है। हम सब पे भी आएंगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सब में आते हैं। तो जब 15-17 साल की उम्र में वो बच्चा जाता है तो सोचता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, क्योंकि माँ बाप ने उसे बचपन से सिखाया था कि राजा बेटा बनना है, राजा बेटा है हमारा ना, वो कर भी सकता है, अपने अंदर वो ताकत भी होती है। लेकिन जिंदगी के उसके बाद थपेड़े शुरू होते हैं। हर जगह कंपटीशन, हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई है ना, कहाँ एडमिशन मिलेगा, किस कॉलेज में मिलेगा, बहुत सारे चैलेंज देता है। और अगले 2-4 साल 5 साल में 24-25 साल की उम्र तक वो बच्चा, 24-25 साल की उम्र तक बच्चा, ये लड़का हो या लड़की, फिर लड़की है तो कि अच्छा चलो अब शादी करते हैं, है ना। अब अपने जो बच्चे होंगे उनको हम जो है ना बड़ा आदमी बनाएंगे, ऐसे होता है, ऐसे होता है सबके साथ। yes. और अगर लड़का होता है तो सोचता है एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, मैं उस नौकरी को करूँगा, हाँ अपने बच्चों को, जो बच्चे होंगे उनको मैं राजा बेटा बनाऊंगा, ऐसे होता है। yes. लेकिन क्योंकि 24-25 साल की उम्र तक वो व्यक्ति इस दुनिया के थपेड़े खा के एक नारियल की तरह हो जाता है। नारियल देखा हम सबने, देखा सबने कैसा होता है, बाहर से कठोर अंदर से नारियल को लायक होता है। वैसे ही हम हो जाते हैं। वैसा नहीं हो कि सपने नहीं रहे, हमारे सपने हैं अंदर सारे के सारे, मरे नहीं है, लेकिन हम जिंदगी के थपेड़े खा खा के वो सपने अगली पीढ़ी पे डाल रहे हैं। और ऐसा ही शायद कई पीढ़ियों तक हो रहा है। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिनसे ये सिस्टम में हम कई पीढ़ियों तक इसको ना झेल पाते। लेकिन आज की डेट में एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम हमारे पास है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच।